आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर 9th का थोड़ा बहुत याद हो तो वहां हमने एक चैप्टर पढ़ा था डेमोक्रेसी पर। उस चैप्टर में हमने जाना था कि डेमोक्रेसी में पावर एक हाथ में ना होकर अलग अलग लेवल्स में डिवाइड हो जाती है, और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ना, यही है हमारा पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। तो पावर शेयरिंग को डिटेल में पढ़ने से पहले तो स्टोरीज सुन लेते हैं। आई होप आप सबको स्टोरीज सुनना पसंद होगा। ये स्टोरी है श्रीलंका की और बेल्जियम की, और इन्हें समझने के बाद काफी हद तक हमारा पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं इन स्टोरीज को और जानते हैं कि कैसे इन कंट्रीज ने हैंडल किया पावर शेयरिंग की डिमांड को। तो शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। अगर मैप पर देखा जाए तो श्रीलंका इंडिया के जस्ट नीचे एक छोटी सी कंट्री है। अब जरा गौर फरमा लेते हैं यहाँ के एथनिक कंपोजिशन पर। तो जो श्रीलंका में मेनली 2 लैंग्वेजेस बोली जाती है। नंबर 1 इज सिन्हाला एंड नंबर 2 इज तमिल। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है यानी 74% लोग यहाँ सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और 13% लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो तमिल हैं ये मेनली श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1948 में। तो 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है और वहां गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी तो वो इन इलेक्शंस में जीत जाती है, और अब श्रीलंका में सिन्हालास की सुपरमेसी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन 1956 में ये जो सिन्हाला गवर्नमेंट पावर में बैठी है एक लॉ लाती है और ये डिक्लेयर कर देती है कि सिन्हाला श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद कुछ और पॉलिसीज आती हैं जिनमें सिन्हाला को एक स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है ताकि बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ, सब कुछ सिन्हालास के लिए ही क्यों किया जा रहा है, आखिर तमिल्स के लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता। तो सिचुएशन ये थी कि अब ये जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी ये सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को ही फेवर करती थी। तमिल्स के साथ अब डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था और अब तमिल्स अपने आप को एलिनेटेड फील करने लगे थे। तो अब धीरे धीरे तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी के रिलेशन बहुत खराब हो जाते हैं और फाइनली तमिल्स अब एक रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब वो डिमांड करने लगते हैं कि तमिल को भी श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। वो डिमांड करते हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए और रीजनल ऑटोनॉमी के लिए। लेकिन सिन्हाला कम्युनिटी अभी भी तमिल्स के डिमांड को इग्नोर किए जा रही थी। तो तमिल्स का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने लगते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, और अब तमिल्स कुछ वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और डिमांड करते हैं एक सेपरेट कंट्री की। तो धीरे धीरे ये कन्फ्लिक्ट एक सिविल वॉर में चेंज हो जाती है और इस सिविल वॉर में हजारों लोग मारे जाते हैं और श्रीलंका में बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। तो इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि श्रीलंका में प्रॉब्लम तब हुई जब उन्होंने सारी पावर एक कम्युनिटी को दे दी। अगर पावर दोनों कम्युनिटीज में इक्वली डिवाइड करी जाती तो ये सिविल वॉर कभी होता ही नहीं। तो अब बात करते हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है अराउंड 1 करोड़। तो अब जानते हैं यहाँ के एथनिक कंपोजिशन के बारे में। बेल्जियम में 59% पॉपुलेशन डच लैंग्वेज बोलती है, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बची हुई 1% पॉपुलेशन जर्मन लैंग्वेज बोलती है। लेकिन अगर हम इसी सिनारियो को कंपेयर करते हैं बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स से, तो वहां सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। मतलब जो डच कम्युनिटी बेल्जियम में मेजॉरिटी में थी वही अब ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में हो गई है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1950 के अराउंड। तो 1950-60s में डच और फ्रेंच कम्युनिटी के रिलेशंस
काफी खराब चल रहे थे। उन दोनों में एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो रही थी। तो अब बेल्जियम के लीडर्स को एक बात रियलाइज हो जाती है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो बेल्जियम में एक सिविल वॉर हो सकता है और यहां तक कि कंट्री का पार्टीशन भी हो सकता था। तो इस रीजनल डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए वो 1970 से लेकर 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड करते हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं इन्हें आज हम बेल्जियन मॉडल के नाम से जानते हैं। तो अब बेल्जियन मॉडल को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला अमेंडमेंट यही किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच कम्युनिटी को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। मानो सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 लीडर्स की जरूरत है तो 25 लीडर्स डच कम्युनिटी के होंगे और 25 ही लीडर्स फ्रेंच कम्युनिटी के होंगे। पॉइंट नंबर 2, ठीक इसी तरह की एक गवर्नमेंट ब्रुसेल्स में भी सेटअप की गई जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया, यानी सेंटर की कुछ पावर्स को स्टेट को दे दिया। पॉइंट नंबर 4, सेंटर और स्टेट के अलावा अब इन्होंने एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट और एक जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपको बेल्जियन मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। शुरू में तो बेल्जियन के लोगों को खुद इसे समझने में बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन इस मॉडल ने एक वॉर होने से अवॉइड किया, प्लस आज तक ये अरेंजमेंट बेल्जियम में बहुत ही अच्छे तरीके से काम दे रहा है। तो भाई मुझे तो बहुत पसंद आया ये बेल्जियम मॉडल कि किस तरह से यहाँ के लीडर्स ने सही टाइम पर रियलाइज किया और एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसमें दोनों कम्युनिटीज को इक्वल पावर दी गई। तो आई होप अब बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी को सुनने के बाद आपको पावर शेयरिंग के बारे में आइडिया लगा होगा। जहां एक तरफ श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए पावर को इक्वली डिवाइड नहीं करती है, वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम के लीडर्स एक ऐसा मॉडल लेकर आते हैं जिससे कोई भी कम्युनिटी अपने आप को एलिनेटेड फील नहीं करती है। अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो पावर शेयरिंग का मतलब पावर को इस तरीके से डिवाइड करें कि कोई सोशल डिफरेंसेस भी ना हो और कोई कम्युनिटी अपने आप को एलिनेटेड फील भी ना करे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है पावर शेयरिंग की? पॉइंट नंबर 1, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अभी जो कुछ देर पहले हमने बेल्जियन मॉडल में देखा कि किस तरह से इस पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट ने एक कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। पॉइंट नंबर 2, पावर शेयरिंग इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पावर शेयरिंग एक कंट्री को पॉलिटिकली स्टेबल बनाती है, यानी पावर शेयरिंग में पावर हर ऑर्गन में इक्वली डिवाइडेड होती है तो कोई भी ऑर्गन उसका मिसयूज नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर सही मायने में देखा जाए तो एक कंट्री डेमोक्रेटिक तभी कहलाएगी जब वहां पावर इक्वली डिवाइडेड हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो जस्टिफाई करते हैं कि पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पर। तो पावर को शेयर करने के अलग अलग मेथड होते हैं और उनमें से कुछ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला मेथड है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो इस मेथड में पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर बोले तो लॉ मेकिंग, तो हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम होता है लॉ बनाने का, तो वो लेजिस्लेचर के अंडर आती है। पॉइंट नंबर 2, एग्जीक्यूटिव। तो अब हमारा लॉ तो बन गया, तो अब इनको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे एग्जीक्यूटर्स, और एग्जीक्यूटर बोले तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स। पॉइंट नंबर 3, जुडिशरी। तो जुडिशरी का सिंपल सा मतलब है जस्टिस। अगर हमारे किसी भी राइट का वायलेशन होता है तो हम जाते हैं कोर्ट। तो अब जो दूसरा मेथड है पावर शेयरिंग का वो है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म यानी फेडरलिज्म का फंडा। तो इस मेथड में पावर को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसा हमने पढ़ा था बेल्जियन मॉडल में, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। और अगर इंडिया का एग्जांपल ले तो हमारे यहाँ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। तो जो थर्ड मेथड है पावर शेयरिंग का वो है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और सोशल ग्रुप बोले तो कम्युनिटी गॉड, जो हमने बेल्जियन मॉडल में पढ़ा। और अगर इंडिया का एग्जांपल ले तो हमारी पार्लियामेंट में कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं,
मतलब कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए। अब जो फोर्थ मेथड है हमारा पावर शेयरिंग का, वो है पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये अलग अलग आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप को शेयर करती है। साथ में हमारे कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि फार्मर्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन। इनके हाथों में भी कुछ पावर होती है। अगर इनके किसी राइट्स का वायलेशन किया जाता है तो दे हैव द राइट टू रेज देयर वॉइस। तो ये सब अरेंजमेंट ये इंश्योर करते हैं कि पावर एक हाथ में ना रहकर इक्वली डिवाइड हो। तो जल्दी से समराइज कर लेते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ा। तो हमने चैप्टर की शुरुआत की बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज को सुनकर, जहां एक तरफ पावर को इक्वली डिवाइड ना करने की वजह से श्रीलंका में एक सिविल वॉर होता है, वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम पावर शेयरिंग का एक आइडियल मॉडल रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सरल भाषा में कहें तो पावर शेयरिंग का मतलब पावर को इस तरीके से बांटा जाए कि पावर का मिसयूज भी ना हो और कोई भी कम्युनिटी अपने आप को एलिनेटेड फील भी ना करे। उसके बाद हमने जाना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए और सोशल डिफरेंसेस को अवॉइड करने के लिए पावर शेयरिंग हमारे लिए कितना जरूरी है। फिर हमने कुछ मेथड्स पढ़े कि पावर को हम किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो उनमें मेथड्स थे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सोशल ग्रुप्स। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट।